हाँ, और ये चारों क्वार्टर में उन्होंने माना कि 5% से नीचे नहीं आएगा। ये एक चिंता बढ़ गई है और ये एक मुश्किल खड़ी करी। गुरमीत, क्या मार्केट के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त? नीरज जी, बिल्कुल। अगर आप देखिए, कभी भी अगर यूएस का 2 ईयर बॉन्ड 5% का यील्ड देगा, तो फ्लोज वहां पे डायरेक्ट होंगे। पर मेरा ये मानना है कि हमें लगता है कि हम इस पे ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी पास्ट इकोनॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि आप जो 3-4 बार 75 पैसा हाई करिए। जैसे अभी अनुराग जी ने बोला, जीरो से 475 जाएं, 200-300 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी भी विड्रॉ करें, और आपका डेट जो है वो 32 ट्रिलियन डॉलर हो, आपकी डेट सीलिंग हिट हुई हुई है, आपका स्टूडेंट लोन ऑल टाइम हाई है, इसके रिपरकशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं मेरे मेरे उसमें। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और वो शायद बॉन्ड मार्केट दिखा रहा था, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड उनका 350 से 60 में वापस आ गया था, अभी वापस से चढ़ने लगा है। क्योंकि तो मैं थोड़ा सा सहमत हूँ अनुराग जी से कि फेड ये भी चाह रहा है कि थोड़ा सा टॉप डाउन करे, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना ही है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मैनेज करना भी जो है वो ज़रूरी होता है, खाली एक्चुअल नंबर नहीं होता है। और थोड़ा हमने देखा है नीरज जी कि जब भी ऐसे एग्रेसिव रेट हाइक हुए हैं पास्ट में, कभी भी 2003 से 7 में भी 11 रेट हाइक्स हुए थे, हालाँकि थोड़े छोटे-छोटे, वो हमेशा एक हार्ड लैंडिंग या रिसेशन से फॉलो होते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है वो पास्ट से उनका एक्सपीरियंस भी है कि इसको ओवरडू ना करें, तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा लैग इफेक्ट भी आता है रेट हाइक्स का मार्केट में, और हमारी इकोनॉमी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी को जितना यूएस की करती है, क्योंकि जो लेवल ऑफ फॉर्मल डेट है वो बहुत काफ़ी अलग-अलग है। इंडिया में काफ़ी बड़ा तबका जो है जिसका इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, चाहे वो कुछ पॉकेट्स हो इकोनॉमी के। तो थोड़ा कंसर्न है, मेरे हिसाब से कंसर्न रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। कि पहले कोई अल्टरनेटिव नहीं था इक्विटी का, जब ब्याज दर जैसा बोल रहे थे कि ज़ीरो के आस-पास थी। अभी रिलेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इंडिया में भी आप देखिए, आपको 7.5-8% मिलता है डिपॉज़िट में। यूएस में आपको डॉलर डिनोमिनेशन में 5% मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं, और मनी हमेशा रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से फ्लो करता है। और तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब न्यूज़ नेगेटिव होती है नीरज जी, जब हेडलाइन्स नेगेटिव होती हैं, तभी बढ़िया मौके भी बनते हैं। तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके मेरे हिसाब से इस समय चलना चाहिए। बैलेंस, लेकिन भारतीय बाजारों ने उस इसको वैसे रेसिप्रोकेट नहीं किया। यूएस वाले भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे और वो बड़े अपने आप को स्टिक रहे। दलजीत सर, ये अब मार्केट पे आया था कि ये मार्केट के और करेक्शन के लिए रास्ता बन रहा है क्या? नीरज जी, करेक्शन का रास्ता तो बन ही रहा है। हम्म। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। और इस समय का जो माहौल है वो पूरी तरह अनसर्टेन है। हम देख रहे हैं कि अभी आपने बात की, 1 महीने पहले बोलते हैं कि हमारे को रेट कम करने पड़ेंगे या रेट रोक देंगे, बढ़ना रुकेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है। अगले ही महीने नंबर कुछ और आते हैं। अपने डोमेस्टिक में भी देखें तो सेम चीज हुई। तो जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछले कई सालों में समझी है, जब ये डाइकोटमी होती है ना कि गुड डेटा इज बैड डेटा फॉर मार्केट्स, ये मतलब समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं, लेमन ब्रदर्स के टाइम में ये बहुत कॉमन हुआ करता था कि हर क्वार्टर के नंबर्स के पहले जो है ना, वो स्टॉक गिरता था कि साहब उसका $2 बिलियन का लॉस आने वाला है, $1.5 बिलियन का लॉस आने वाला है। और फिर वो बाद में नंबर थोड़े बेटर दे देते थे और अगले दिन स्टॉक 10%, 20% चल जाता था। और फिर क्या बोलते थे कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया, इसके लिए लॉस तो है मगर बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अभी सेम चीज हम यहाँ एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर अच्छा है, तो अब अच्छा है तो इसका मतलब रेट बढ़ाने हैं, और रेट बढ़ाने हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए। अब अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली ओवर लॉन्ग रन मार्केट कैसे अच्छी चलेगी, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या, ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि इस समय हम मारेंगे क्या, मार्केट चाहे क्या, क्या चाहती है कि अच्छे नंबर, इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं वो सुधरे या और खराब हों। क्योंकि अगर सुधरेंगे तो आप बोलोगे कि रेट बढ़ेंगे और इसके लिए मैं फिर हम अर्निंग्स नहीं आएंगी। तो ये जो पेन पीरियड है, मुझे लगता है कि ये अभी काफी दिन और चलने वाला है। और अभी ये जो हम सरप्राइज की बात कर रहे थे इन्फ्लेशन डेटा की, तो अगर हम देखें तो लगभग सभी इकोनॉमिस्ट का जो है इन्फ्लेशन डेटा पे ये मॉडल सब बता रहे थे कि भाई अप्रैल में काफी तेजी से गिरेगा, राइट।
अब और उसमें ये बेसिक हाउसिंग रेंटल्स और इनका जो योगदान है, इसकी वजह से काफी तेजी से इन्फ्लेशन गिरेगा। अब अगर वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो दिख नहीं रहे, तो नेचुरल बात है कि फिर इस फेड को चेंज करना पड़ेगा। अब जो मार्केट को अंदेशा हो रहा है कि शायद ये 5.25 पर जाकर टिकेगा नहीं यूएस में, कुछ लोग तो अभी 6 की भी बातें करने लग गए। तो अगर इस तरीके का जो एक्सपेक्टेशन चेंज होगा बार बार, तो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं आएगी, और हमें उसका फिर नतीजा ये होगा कि हम एक रेंज बाउंड में हर समय फंसे हुए रहेंगे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। कन्फ्यूज़न का आलम यह है दलजीत सर कि अभी 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले, हाँ, मैं ट्यूसडे मॉर्निंग को जो मैं अपनी कमेंट्री कर रहा था, तो उसमें मुझे ये एक लाइन बोलनी पड़ी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में एक कट आएगा, और एक दिन बाद ये हालत हो रही है, 50 बेसिस की बात हो रही है। और छोड़िए, आपको मैं अभी एक ताज़ा पढ़ के सुनाता हूँ, 2 घंटे पहले की बात। बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल हर्नेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि S&P विल फॉल बाय 7% बाय अर्ली मार्च, और अगर H1 में लैंडिंग नहीं हुई तो H2 में बहुत भयानक लैंडिंग होगी, हार्ड। अब ये इस लेवल का अटर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फेड वाले भी, तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी। अनुराग नीरज जी, हाँ, एग्जैक्टली यही बात हम बोल रहे हैं ना, कि जब इतना कंफ्यूजन है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपका व्यू, पूरा मैक्रो व्यू बदल रहा है, तो फिर मार्केट की दिशा कैसे मिलेगी आपको? मार्केट की दिशा तो तब मिलेगी ना जब, आज सपोज मैं एक फंड मैनेजर हूँ, आज मुझे एक डिसाइड करना है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए मुझे कहीं डालने हैं। मैं क्या सोच करके डालूं? कि ये अभी 3 साल के लिए सोच के डालता हूँ ना, ये सोच के डालता हूँ भाई ये चीज मुझे लेनी है, अगले 2-3 साल ऐसे चलेगी। अब उसमें हर तीसरे दिन तो चेंज हो रहा है, तो व्यू किधर से लूं मैं? तो जब व्यू ही नहीं होगा तो फिर मार्केट का डायरेक्शन नहीं बनेगा। संजय जी, एक करेक्शन ड्यू है क्या अपने यहाँ बड़ा? सॉरी, संजय जी, संजय सर। देखिए, भारत में करेक्शन, हाँ, भारत में करेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेल फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो एसआईपी के नंबर अभी करीब करीब 14,000 करोड़ पर मंथ के आसपास पहुंच रही है। और जिस तरह का अगर आप देखें पिछले 1 महीने के इवेंट्स की सीरीज, अदानी का इशू हुआ, फेड के हाइक हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाइक किया, और हाइक करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी ये हाइक वाली दौर जो है खत्म हो गई है, आगे और भी हो सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव्स के सामने में इंडियन बाजार को तो करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो करेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लोज जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है। और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन, रिसेशन और इन्फ्लेशन के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन हर जगह ये ऑप्टिमिज्म है कि बाजार में करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी स्थिति तुरंत सुधर जाएगी। आपने भी जैसे कुछ देर पहले कहा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल के अंत में रेट हाई का साइकिल बंद हो जाएगा और रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद पे जो दुनिया कायम है, ये बाजार को करेक्ट नहीं होने दे रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में एक मेजर कोई बड़ा झटका लगे, हाँ, या फिर यूएस में बहुत जोर से करेक्शन होना शुरू हो जाए, इन दोनों संभावनाओं में ही इंडियन मार्केट्स में करेक्शन होने की संभावना है। अदरवाइज जिस तरह के फ्लोज हैं और इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डीप करेक्शन इंडियन मार्केट्स में होगा।